हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएससीएल लिमिटेड, एपिसोड 49 49। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले सभी साथियों को जानकारी दे दें कि जीरो चैनल पर दी गई किसी भी जानकारी पर यदि किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो संवैधानिक व्यवस्थानुसार निम्न ईमेल आईडी पर अपनी आपत्ति नोटिस देकर दी गई जानकारी की सत्यता के प्रमाण मंगवाए। हमारी ईमेल आईडी है the0newschannel@gmail.com। अब आइए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइटल की। तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, पोर्टल का पिटारा, शेष 24 घंटे तुम्हारा। यानी आने वाले 24 घंटे के लिए पोर्टल पर आप जिनका भी कोई करेक्शन करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद का कोई भरोसा नहीं है कि लोढ़ा जी अभी क्या सोच रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपनी बात किसी को नहीं बताई। हालांकि 99% चांस है कि 1 तारीख से पोर्टल बंद और फिर ये पोर्टल 1 जून या 1 जुलाई से ओपन होगा फिर से। कुछ नए वस्त्र पहन के आएगा, नए स्टाइल से चलेगा। जैसी की स्टाइल आप देख चुके होंगे, अभी वर्तमान में काफी समय से इसमें बदली हुई है। जैसे स्टार्टिंग में पोर्टल आया था तो सभी लोगों का स्टेटस दिखा रहा था। जितने भी लोगों ने पोर्टल पर डाटा अपलोड किया था, 1.5 करोड़ लोगों ने, सबको अपना अपना स्टेटस बता रहा था। चाहे वो इंतजार करने के लिए बोल रहा हो, चाहे जिनको पेमेंट आ चुकी है उनको पेमेंट के बारे में बता रहा हो, या जिनका करेक्शन के बारे में हो उनका करेक्शन। लेकिन जब यह पोर्टल 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो इसमें इन्होंने एक गेम खेली कि जिनका 10,000 से ऊपर का है उसके बारे में कोई डाटा शो नहीं हो रहा था और बताया जा रहा था कि आपने या तो पोर्टल पर डाटा फिल नहीं किया या आपका डिपॉजिट अमाउंट 10,000 से अधिक है, इसलिए आपकी स्टेटस रिपोर्ट यहां पर शो नहीं होगी। यानी ये कह के, तो इसलिए मैंने आप लोगों को उसी समय जब 24 जनवरी 2020 को पोर्टल स्टार्ट हुआ था, मैंने पहले दिन ही वीडियो जारी करके आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आपने जितने भी खाते खोले हैं आज तक पीएससीएल में, आपने जब से काम करना चालू किया तब से जितने भी खाते खोले हैं, हर एक खाते धारक का खाता नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप स्टेटस रिपोर्ट ले लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे वो नॉट फाउंड दिखाए, चाहे वो इंतजार करने के लिए कहे, चाहे अलॉटमेंट दिखाए, चाहे पेमेंट आ चुकी है वो दिखाए, या करेक्शन दिखाए, यानी कुछ भी दिखाए, आपको वो स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है। ये भविष्य में स्क्रीनशॉट काम आएगा। मैंने उस समय आप लोगों को बताया था। काफी सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अरे ये क्या करेंगे, काफी सारे लोगों ने रख लिया। ये भविष्य में कब किस काम आएगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। ठीक। अब इसके बाद फिर मैंने ये कहा कि अब जिनका अलॉटमेंट दिखा रहा है वो लोग 31 जुलाई से 2 4 6 10 दिन पहले एक बार फिर से अपने अलॉटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लें। केवल जिनका अलॉटमेंट हुआ है, बाकी का नहीं।
जिनका पोर्टल पे अलॉटमेंट दिखा रहा था वो लोग दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी तो मैंने सबको कहा था कि पहले से ही ले लो। जिनका करेक्शन है वो करेक्शन करने के पहले भी स्क्रीनशॉट ले लें, और करेक्शन करने के बाद जो फाइनल सबमिट कर दें उसके बाद भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्क्रीनशॉट काम के थे। और जिनका करेक्शन करने के बाद में जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो स्क्रीनशॉट, और जो उन्होंने करेक्शन किया वो मैटर ईमेल पर लिख करके और वो स्क्रीनशॉट अटैच करके भेज दें ईमेल के माध्यम से नोडल ऑफिसर को। उसकी सीसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और सेबी और लोढ़ा कमेटी की दूसरी ईमेल आईडी जो है वहां पर भेज दें। ठीक, ये मैंने उस समय रिक्वेस्ट की थी कि आपको मेल नोडल ऑफिसर को जरूरी है और सीसी सुप्रीम कोर्ट को जरूरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने भेजी, बहुतों ने अभी नहीं भेजी। तो वो करेक्शन वाले अभी भी करेक्शन कर सकते हैं, अभी 24 घंटे का वक्त है, करेक्शन कर लें, अपना सबमिट करें। जो भी पोजीशन है नहीं सबमिट, अभी हालांकि सबमिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी प्रॉब्लम आए उसी का स्क्रीनशॉट ले लें और भेज दें कि भैया ये प्रॉब्लम है। नोडल ऑफिसर को मेल भेजें और सीसी सुप्रीम कोर्ट को। इसके अलावा ऑप्शनल है सीसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीसी सेबी की ईमेल आईडीज और सीसी लोढ़ा कमेटी की अदर ईमेल आईडीज, वो जरूर भेजें। ठीक है। अब इसके अलावा अगर सबने पहले ले लिया है स्टेटस, जो भी स्क्रीनशॉट है उनका सबका, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं लिया है तो मुझे लग रहा है कि अब तो किसी का वो आएगा नहीं। अब तो केवल 10,000 तक का ही चल रहा है, यानी तो क्या जब चढ़े खेत। अब 10,000 से ऊपर वालों का स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा है नहीं। अब सवाल ये, प्लॉट एलॉट दिखा रहा है, उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, भले चाहे उन्होंने जुलाई में ले लिया, फिर मैंने अक्टूबर में भी कहा था कि लास्ट डेट में ले लीजिएगा, ले लिया। लेकिन अब मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पुनः आप मार्च में 20 तारीख के बाद अगर लिया है तो ठीक है, और 20 तारीख के अगर पहले लिया है तो कल फिर एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पिछले सारे स्क्रीनशॉट आप डिलीट करिएगा। डिलीट बाद में करिएगा, पहले नया ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहले डिलीट कर दें बाद में नया लें और नया मिले नहीं, पोर्टल ही चालू ना हो तो गए। तो पहले डिलीट नहीं करना है, पहले नया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस स्क्रीनशॉट में नीचे फाइल में नेम में आप डेट डाल दीजिए कि इस तारीख को लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और डेट। नाम डालने की भी, नाम पर जरूरी है, नाम से बाहर से ही आप पहचान लेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर नाम और फिर डेट, या पहले नाम फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिर डेट, ये लिख करके आप फाइल नेम में और स्क्रीनशॉट आप लेकर के उसका ये फाइल नेम कर दीजिएगा। जिनका भी प्लॉट अलॉटमेंट दिखा रहा है, उनमें से जिन लोगों ने प्लॉट अलॉटमेंट के लिए हमको पहले अपना डाटा भेजा था और हमने उनसे पैसा मंगवाया था, तो जिन लोगों ने हमको पैसा भेज दिया है उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, मेरे को भेजे हुए डाटा से मतलब नहीं है, जिन्होंने मेरे को पैसा भेजा हुआ था, जिस भी रजिस्ट्रेशन नंबर का आपने मेरे को पैसा भेजा था, उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। उनका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है और मैं कल एक बार फिर लूंगा। तो जो रह भी गए होंगे, तो बाकी वो लोग घबराने की जरूरत नहीं है, उनका पूरी जिम्मेदारी मेरी है, जो लोग मेरे को पैसा दे चुके हैं। और इसके अलावा एक बात मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी लोगों ने मेरे को, चाहे लोढ़ा कमेटी के यहाँ ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन भेजने के लिए या कंज्यूमर कोर्ट में मेमोरेंडम लगाने के लिए, अगर हमारे पास उन्होंने पैसा भेजा है, चाहे 1 रुपए ही क्यों ना भेजा हो, यानी जो हमने मंगवाया गया है वो आपने पैसा भेजा है, तो जितना भी पैसा हो, वो लोग ईमेल पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर हमको भेज दें। बहुत सारे लोगों ने भेजा हुआ है, लेकिन अगर किसी ने नहीं भेजा है तो वो भेज दे। उनका मोबाइल नंबर हमारे पास सेव रहेगा, उनको जब भी कोई भी परेशानी हो वो लोग फोन कर सकते हैं, उसी मैटर से संबंधित जिस मैटर में उन्होंने पेमेंट भेजी हुई है। बहुत सारे लोगों के मेमोरेंडम तैयार करने हैं, कुछ लोगों के 1.5-2 महीने पहले के मेमोरेंडम अभी बने नहीं है, और कुछ लोगों ने तो अभी 4 दिन पहले मेमोरेंडम बनाने को भेजा और उनका बन गया।
ये क्या है कि हमारे पास कुछ यूनिट है अलग अलग चल रहे हैं, जहां पर जिन लोगों को हमने सौंपा हुआ है ये काम, तो कहीं काम फास्ट होता है, कहीं स्लो होता है, क्योंकि जो लोग काम हमारे पास कर रहे हैं वो कहीं और भी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है उनकी लापरवाही हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको भी लेट हो रही है वो लोग फोन करके याद कराएं, हर हाल में याद करें। बार बार हम लोगों को ध्यान दें कि क्या उनका प्रोग्रेस कहां तक पहुंचा है, वो खुद भी पता करें। सिर्फ इसलिए ना बैठे रहें कि हमने भेज दिया है, अब हुई क्या, वो जीरो चैनल वाला अपने आप मेमोरेंडम भेजेगा। जी नहीं, डिले होगा तो केस आपका डिले होगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैंने भी कहीं और भेजा हुआ है। तो प्लीज आप लोग बात करिए, हमसे संपर्क में रहिए, तो मैं जानकारी ले लूं कि भैया आपका केस क्या हुआ, कहां पहुंचा, जल्दी करवाऊं, और फिर मैं आपको वो जल्दी भिजवा दूं, ताकि आप जल्द से जल्द कंज्यूमर कोर्ट में इंटर कर सकें। ये ध्यान दीजिए, आपने जो फीस पे की है मेमोरेंडम पर, जिसने भी फीस पे की है उसने कंज्यूमर कोर्ट में इंटर करने के लिए और सामने वाली पार्टी को नोटिस जारी करवाने के लिए यहां तक की फीस हमने ले ली है। नोटिस जारी हो जाए उसके बाद फिर बारी आएगी आर्गूमेंट की। आर्गूमेंट दो तीन टुकड़ों में होता है। पहले इंटरोगेशन होगा, सवाल जवाब होंगे, तर्क वितर्क होंगे, इसके बाद होगा आर्गूमेंट। तो ये आर्गूमेंट जो है उसकी उसी का ही एक हिस्सा है इंटरोगेशन। तो वहां पर आपको फीस अलग पे करनी होगी, वो उतनी ही फीस होगी जितनी आपने मेमोरेंडम में पे की हुई है। तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि अगर किस केस में डिले हो रहा है तो आप लोग फोन करें, ताकि आप समय पर केस कोर्ट में इंटर करें। क्योंकि 2 साल से अधिक पीरियड पर वैसे ही दिक्कत होती है, केस एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, अगर किसी का डिले हुआ है तो उसका डिले का जो कारण होगा वो कारण लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन जिनका 2 साल नहीं हुआ है उनकी हम गारंटी लेते हैं, उनका हम कंज्यूमर कोर्ट में केस एक्सेप्ट कराएंगे, चाहे हमको उसके लिए अगर वहां एक्सेप्ट नहीं होता है तो अपील करनी पड़े, वो अपील फ्री ऑफ कास्ट होगी, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर 2 साल नहीं हुआ है तो हम क्लियर बता दें, 2 साल हो चुका है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका केस एक्सेप्ट हो। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर कुछ तथ्य जोड़ेंगे, फिर कुछ करेंगे। अपील करना चाहे न करना चाहे आपकी मर्जी है, और अपील करेंगे तो उसकी अपील की चार्ज अलग लगेगी। क्यों? क्योंकि कमी आपकी है, आपका 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। लेकिन अगर आपका 2 साल के भीतर है तो कंज्यूमर कोर्ट में केस एक्सेप्ट करवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम एक्सेप्ट करवाएंगे। नहीं होता है, अपील फ्री ऑफ कास्ट होगी, वो हम करेंगे। केवल हम भेजेंगे पेपर, आपको रजिस्ट्री का खर्चा, डॉक्यूमेंट्स खर्चा आपका होगा, बाकी पेपर तैयार करना हमारा काम होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जब तक आपका केस एक्सेप्ट नहीं हो जाता। जैसे ही केस एक्सेप्ट हो जाएगा, सामने वाली पार्टी को नोटिस जारी। अब उसके बाद की जो कार्यवाही होती है वो आर्गूमेंट वाली होती है, यानी नोटिस तामील हो तो भी आर्गूमेंट की कार्यवाही, नोटिस सामने वाले को नहीं मिला, ताला लगा था, भाग गया शहर छोड़ के, देश छोड़ के, तो भी उसके लिए जो भी तैयारी होगी वो आर्गुमेंट का एक हिस्सा है, और उसकी फीस अलग पे करनी होगी। वो फीस उतनी ही होगी जितनी आपने फीस मेमोरेंडम बनाते समय दी हुई है। ये ध्यान दीजिए, फीस तब्दील होती रहती है। पहले फीस कुछ और थी, बाद में फीस कुछ और होती है। आने वाले समय में फीस कल परसों हो सकता है कुछ और हो, कुछ ज्यादा हो। तो आपको ज्यादा नहीं लगेगी। आपका जिस डेट में केस लिया गया था, जिस रेट में केस लिया गया था, आपका जब तक केस उस कोर्ट से समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपके लिए रेट वही लागू रहेगा। बढ़ा हुआ रेट आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आपका केस लग चुका था, आपका और हमारा कमिटमेंट हो चुका है। तो उनके लिए फीस उतनी ही लगेगी जितनी पहले लगी हुई थी। हाँ, अगर वहां पर कंज्यूमर कोर्ट में केस हार जाते हैं और अपील करते हैं ऊपर, तो अपील के रेट के लिए नया वाला रेट लगेगा जो नया होगा। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में पहले केस हारने के चांसेस कहां कहां रहते हैं, पहले आप वो समझिए। नंबर एक, आपको 2 साल से अगर अधिक समय बीत गया है तो वहां पर जब हम तर्क देते हैं वो तर्क
न्यायालय द्वारा विश्वास करने योग्य नहीं होते, क्योंकि हम केवल बोल रहे हैं, सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तो वहां पर, लेकिन अगर कोई ऐसे तर्क हैं जो बिल्कुल न्यायालय को मानने चाहिए, तो उसके लिए हम बैठे हैं, फिर वो मंजूर होंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लग जाता है, तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट को मानना पड़ेगा, बाध्य है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के होते हैं। दूसरी बात, सामने वाली पार्टी यानी कंपनी कह रही है कि आपने जो पैसा जमा किया था वो पैसा आप ले चुके हो। सामने वाली पार्टी कह रही है कि आप ये पैसा ले चुके हो और आपके पास ओरिजिनल पेपर नहीं है। तो यहां पर दिक्कत आती है कि आपके पास ओरिजिनल पेपर क्यों नहीं है। आप कहोगे खो गए, और वो कहेगा नहीं, ये खो नहीं गए हैं, इसने हमारे पास जमा किए थे और वो पेमेंट ले चुका है। अब वास्तविक स्थिति तो आप लोग जाने, लेकिन कंपनी ऐसा झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि यदि ऐसा झूठ बोलेगी तो कंपनी को भी दिक्कत होगी, क्योंकि कोर्ट के सामने ऐसा झूठ नहीं बोलती। बाकी वास्तविक स्थिति तो आप लोग जाने। तीसरा होता है कि कंपनी के जिन लोगों को कोर्ट में बुलाया गया है वो लोग बोले कि हमारा कंपनी से तो कोई संबंध ही नहीं है, और आपने उन व्यक्तियों का कंपनी से संबंध साबित भी नहीं कर पाए। तो उस स्थिति में आप केस हारते नहीं हैं, आप केस जीतते ही हैं, लेकिन उन लोगों से आपको वसूली का अधिकार नहीं होता, आपको वसूली का अधिकार मिलता है कंपनी से। तो वो ऑर्डर तो आपको दिलाना मेरा काम है, लेकिन आप जिन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं उन लोगों के खिलाफ आप कुछ एविडेंस रखिए। कैसा एविडेंस? मैंने पहले ही कहा हुआ है कि आप जिन जिन लोगों को पार्टी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को फोन करके ये कहिए कि साहब हमारा ये आपने पैसा इस कंपनी में जमा करवाया था यार, बताइए अब इसकी पेमेंट कैसे होगी, कब तक मिलेगा। और सामने वाला क्या जवाब देता है? 2-4 महीना देखो मिल जाएगा। अगर उसने ऐसा बोल दिया, फंस गया, अब वो कंपनी से किनारा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की बातचीत आप सीनियरों से करिए, क्योंकि उनके कहने पे आपने पैसे जमा किए थे। हर एक सीनियर ने जब पैसा जमा किया था तो उसने क्या कहा था? उसने उस समय ऐसा नहीं कहा था कि सब लोग कर रहे हैं तुम भी करो, तुम्हारा अकेले का थोड़ी डूबेगा, डूबेगा तो सबका डूबेगा, मिलेगा तो सबका मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोला था। अरे मैं बैठा हूं, ये सब बेवकूफ है कि जमा कर रहे हैं। कंपनी के पास इतनी संपत्ति है पूछो मत। कंपनी के पास संपत्ति है, कल कंपनी नहीं देगी तो क्या देगा? अरे ऐसे कैसे नहीं देगी, मैं बैठा हूं। उस समय ये शब्द होते थे, लेकिन आज तुम्हारा अकेले का थोड़ी खाया है, सबका खा गया। जो होगा सबके साथ होगा, मैं क्या करूं, मेरे पास थोड़ी है, पैसा तो कंपनी के पास है। तो भाई कंपनी क्यों नहीं दे रही है? तुम कंपनी में जुड़े थे, तुमको जिसने जोड़ा था उसको पकड़ो ना। किस कंपनी में जोड़ा? जिसकी नीयत खराब है, पैसा नहीं दे रही है। सबसे कमी हम लोगों में यही है, सबसे बड़ी कमी। तो जिन लोगों को कंज्यूमर कोर्ट में डाउट है कि हमें क्या भरोसा कि हम जीत जाएंगे, तो वो लोग कंज्यूमर कोर्ट में इंटर न करें, वो लोग न जाएं, क्योंकि वास्तविकता है जिनको पहले से ही भ्रम है कि हम जीत नहीं पाएंगे, मतलब उनका पैसा जमा ही नहीं है, ये तो फर्जी कागज बनाए हैं उन्होंने, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में फर्जी कागज साबित हो जाएंगे और वो जीत भी नहीं पाएंगे। भाई कंज्यूमर कोर्ट में जीतना हारना कौन सा है? क्या आप कोई हराम का किसी से ले रहे हो, जुआ खेल रहे हो? जो आप बोल रहे हो कि मैं जीत पाऊंगा कि हार जाऊंगा, जुआ में ये जीते देखा जाता है। कंज्यूमर कोर्ट में आप 100% जीते हुए तब हो जब आपने पैसे जमा किए और आपने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर 2 साल के भीतर ही इंटर किया हो। तो अब आप क्यों नहीं जीते हुए हो? आप कहोगे नहीं फिर भी हम जीते हुए नहीं है, मान लो हम हार गए, इसका मतलब आपका पैसा जमा नहीं है, आपके कागज नकली है, आपने खुद अपने घर में छपवाए हैं। इसका मतलब कंपनी आकर के यही कहेगी साहब इसके तो घर में कागज ये छपे हुए हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है इस नंबर का खाता तो दूसरे व्यक्ति का है, फलाने व्यक्ति का है। तो ऐसी स्थिति में
उस कंज्यूमर को पैसा नहीं मिल पाएगा, वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसको कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट में जीत हार की बात तब होती है जब आप अंधेरे में तीर चलाएं। अंधेरे में तीर का मतलब समझते हैं? मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मेरे पिताजी मरने से पहले बोल के गए थे फलानी कंपनी में 1 लाख जमा है, साहब इसके पास जमा है, ये एक कागज निकला है, ये मेरे पिताजी की लाश के बगल में रखा हुआ था जिसमें हाथ से लिखा हुआ है, ये देखिए ये 1 लाख रुपए किसान में जमा फलाने व्यक्ति को दिया, ये लिखा हुआ है साहब। कंज्यूमर कोर्ट वो भी केस एक्सेप्ट करती है। मैं कंज्यूमर कोर्ट का कानून बता दूं, छपी हुई रसीद जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वो कंज्यूमर कोर्ट है, इन्वेस्टर कोर्ट नहीं है। अगर वो इन्वेस्टर कोर्ट होती तो कहती रजिस्टर्ड कंपनी का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स सील मोहर लगा हुआ आप दोगे तभी केस एक्सेप्ट होगा। ये कंज्यूमर कोर्ट है। कंज्यूमर कोर्ट यानी जो भी कंज्यूमर है वो कोर्ट में आएगा, तो कंज्यूमर को जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वही लेकर के ना आएगा। आप अपने बगल में, घर के बगल में फॉर्चून की दुकान में गए, उनको आपने कहा भैया 1 किलो नमक देना, आधा किलो चीनी देना, 250 ग्राम चाय देना, 1 किलो गुड़ दे देना, 100 ग्राम हल्दी दे देना, ये सब आपने उसको कहा और उसने वो सब सामान निकाला, पर्ची उठाई, सादा कागज, फटाफट केवल रकम भर लिखी, ये भी नहीं लिखा कि हल्दी नमक क्या, बस इतना 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 नीचे लाइन मारी, हाँ इतना पैसा दो भाई, वो पर्ची आपको दे देता है और आप वो पेमेंट दुकानदार को कर देते हो। वो पर्ची आपको दे देता है और आप सामने वाले दुकानदार को पेमेंट कर देते हो और उसके बाद झोले में सामान डाल के और सीधा घर निकल लिए। अब घर में पहुंचे तो 1 किलो गुड़ जो आपने बोला था वो तो है ही नहीं। अब आप दुकानदार के पास पहुंचे कि भैया इसमें गुड़ तो है ही नहीं। अरे भैया आपको देख के लेना चाहिए, यहां पर तो हमारे पास तो नहीं है, आप ले गए हो। अब आप चाहो तो इसके बारे में भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो और यहां पर होता है जीत हार का फैसला। यहां पर ये जुआ है। क्यों? क्योंकि आप साबित नहीं कर पाओगे कि आप गुड़ ले गए कि नहीं ले गए, और सामने वाला भी ये साबित नहीं कर पाएगा कि हमने गुड़ दिया कि नहीं दिया। इस पर अच्छी भली बहस होगी, उसके बाद डिसीजन होता है। तो आप वो सादी पर्ची जिसमें केवल पैसा लिखा है, ना दुकानदार का नाम, ना आपका नाम, ना तारीख, कुछ भी नहीं है, केवल पैसा लिखा हुआ है उसकी राइटिंग में, और आपने वो जाकर के कंज्यूमर कोर्ट में पेश कर दोगे तो कंज्यूमर कोर्ट आपका केस एक्सेप्ट कर देगी। पर ऐसे सिचुएशन में आपको 2 साल का वक्त नहीं मिलता है 2 साल लागू, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ये कहेगी आप 2 साल के बाद जाओ तो कंज्यूमर कोर्ट ये कहेगी कि इसमें कहीं तारीख तो लिखी हुई नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि राइट 2 साल, हो सकता है 2 साल 1 दिन ज्यादा हो गया हो, हमको कैसे मालूम, तारीख तो कहीं लिखी नहीं है। लेकिन अगर आप इमीडिएट चले जाओगे तो अगर कंज्यूमर कोर्ट कहती है कि इसमें तारीख नहीं लिखी है, साहब 10-12 दिन पहले की बात है, 10-12 दिन में तो 2 साल बीतते नहीं है, हमसे आप एफिडेविट ले लीजिए, आप एफिडेविट दे देंगे वहां पर, और उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट नोटिस जारी करेगी और वो भी नहीं बोलेगा कि 2 साल है, 10-12 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बोलेगा। वो ऐसा बोल ही नहीं सकता 2 साल है, साहब ये 10-12 दिन। बुला लेते हैं अगल बगल के दुकानदारों को, भाई कब हंगामा हुआ था इसकी दुकान में, हम चिल्ला रहे थे गुड़ नहीं दिया, वो बोला तुम ले गए हो, तो अगल बगल के दुकानदार भी आएंगे, हाँ नहीं भाई अभी 10-15 दिन ही हुए। तो 2 साल और 10-15 दिन में बहुत अंतर होता है, इसलिए वो केस एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन आप जीत जाओ इसकी गारंटी नहीं है। अब वो दुकानदार कहे ये पर्ची हमारी नहीं है, तो वो बोलेगा साहब फलाने व्यक्ति ने लिखा है, उसको बुलाओ, उसकी राइटिंग में देख लो, तो राइटिंग मैच हो जाएगी। और ऐसा अगर उस दुकानदार ने बोल दिया कि ये पर्ची हमारी नहीं है और राइटिंग मैच हो गई तो फिर तो वो जीत गया समझिए। लेकिन दुकानदार ने कहा नहीं साहब ये पर्ची भी हमारी है, सामान भी हमने इसको दिया है, पैसा भी लिया है और सामान पूरा देख के दिया है, ये झूठ बोल रहा है, दोबारा लेनी है, तो इस पर बहस होती है, फिर तर्क वितर्क होता है, जीत हार का निर्णय वहां होता है। लेकिन यहां नहीं होता है, यहां पर तो भैया आपने पैसा जमा किया हुआ है, ये प्रूफ रखा है,
और पैसा मिला नहीं है, मिलता है तो उसके लिए साइन करवाई जाती है। और यहां आपको लग रहा है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जीतेंगे तो कितने दिन में जीतेंगे। तो भैया ये भंगू से जाकर के पहले पूछ लो कि हरामखोर जब पैसे पीएसएल में जमा करवाए तो साले क्या बोला था, कब दोगे। जिस सीनियर ने कंपनी से लिखवा करके दिया कि इस तारीख को इतना पैसा देंगे, वो उस तारीख को निकल जाने के बाद कह रहा है मूलधन मिल गया तो गंगा नहा लिए, मूलधन की भी उम्मीद नहीं है, ब्याज तो छोड़ दो, कमीशन नहीं खाई है क्या। अबे हराम खोर, 1 लाख रुपए जमा किए, 5,000 कमीशन खाई, इसीलिए खाई थी कि 10 साल के बाद हराम खोर तुम 1 ही लाख वापस दोगे। हैं साले, उस समय जमा करते समय बोल देते ना, साले 50,000 कमीशन दे दे तो भी हरामखोर जमा नहीं करते, लेकिन कर दिया ना। ये सारी स्थिति आपको समझनी चाहिए। हमने कंज्यूमर कोर्ट का कानून बता दिया, एक्ट बता दिया कि 3 महीने का प्रावधान है, 6 पेशी का प्रावधान है। लेकिन कल की क्या स्थिति उत्पन्न होती है, आप कंज्यूमर कोर्ट में कैसे हैंडल करते हो। आप जाते हो कंज्यूमर कोर्ट में, हाँ साहब हम तो बेरोजगार हैं साहब, घर में बैठे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम क्या कर पाए। तो कंज्यूमर कोर्ट कहेगी अगर 10 साल भी केस खिंच गया तो तुमको कौन सी तकलीफ होगी, तुम तो बेरोजगार हो ना, तुम्हारा कौन सा नुकसान हो रहा है, दिन भर पड़े रहो यहीं पर, दिन भर पेशी खाओ, तुम तो बेरोजगार हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताएं कि आपका घर खर्च कितना है। साहब उससे भी थोड़ी बहुत कम कमाई आती है, घर खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता है, रोज कमाने जाना पड़ता है। हम आज कोर्ट आए हैं मतलब आज कमाने नहीं जाएंगे, अब हमारे घर में कल खाना नहीं बनेगा क्योंकि हम आज कमाए ही नहीं है। जो कल कमाए थे वो आज खाएंगे, आज कमाए नहीं है तो कल खाएंगे नहीं, अब कल जब कमाएंगे तो परसों खाएंगे। तो आपका केस जल्दी खत्म होता है और जितने दिन लेट होता है उसका मुआवजा मिलता है। ये कानून की भाषा है। कंज्यूमर कोर्ट में सामने वाली पार्टी आई, वो आते ही कहती है साहब 15 दिन के लिए समय बढ़ा दिया जाए। अब पे यहां साहब कौन सी तारीख है, 18 अप्रैल। नहीं साहब 18 तारीख को काम है, 22 अप्रैल। हुई क्या 22, नहीं साहब 17 को दे दीजिए, चलो 17 दे दीजिए। तो ऐसे केस खत्म होगा। वो बोले कि 15 दिन समय दीजिए, आप बढ़ाओ, काहे का समय बढ़ाएं साहब, क्यों समय बढ़ाएं भाई, हराम का समय आता है, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ के आज आया हूं, मेरी तनख्वाह कटी है, ऐसे कैसे 15 दिन का समय दें। आज ये वकील साहब क्या लेकर के आए हैं, आज क्या पेश करेंगे, काहे का समय दें, क्यों समय दें भाई, बताओ ना कुछ, आज क्या है। क्योंकि जो कंज्यूमर कोर्ट में डेट रखी जाती है वो किसी न किसी कार्य के लिए रखी जाती है ना भाई, आज की तारीख काहे के लिए थी भाई, आज की तारीख थी सामने वाली पार्टी जवाब प्रस्तुत करेगी, तो साहब जवाब ले आए ना, कहाँ है जवाब, जवाब तो नहीं बना है, नहीं बना है तो हड़काओ ना साहब, इसमें लिखिए कि ये जवाब आज नहीं बना के आया है और हमारा नुकसान हुआ, हमको 500 रुपये दे दे, अब अगली बार जवाब लेकर के आएगा। तो कंज्यूमर कोर्ट कहेगी कि आप 500 रुपए इसको दो, और अगर नहीं कहती है कि नहीं एक बार वक्त देते हैं, ठीक है साहब इस बार आप वक्त दे दीजिए, अगली बार मैं एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन दे दूंगा कि मेरा 500 पिछला और 500 उस डेट में भी, अगर इसने जवाब नहीं दिया तो 1,000 रुपये मेरे को दिलवाइएगा। और वास्तव में अगली डेट पे आप तैयारी करके जाइए, जवाब लेकर के आया है तो ठीक है, एक पेशी माफ, लेकिन अगर जवाब नहीं लाया है तो आप आवेदन पहले से ही बना के रखिए, ये साहब हमारी एप्लीकेशन ली जाए, आइए नंबर 1 लिखिए इसमें, और इसके बाद हम इनको भी एक कॉपी दे दीजिए, इसमें लिखा हुआ है साहब पिछली पेशी पे भी हमारा 500 नुकसान हुआ और आज भी ये जवाब लेकर के नहीं आया, 500 आज का नुकसान हुआ है, ये 1,000 हमको दिया जाए, क्योंकि जवाब ये नहीं लाया है ना, हमने डेट थोड़ी मांगी है, डेट तो ये बढ़वा रहा है, हम क्यों भाई फालतू में आए हैं। तो जब आप ऐसे करोगे तो सामने वाली पार्टी हर डेट पे जब आपको 500 देगी तो उससे चकेगी भुगतान पूरा दे करके खत्म ना करें केस। तो ये तरीके होते हैं, इसी हिसाब से आपका केस जल्दी खत्म होगा। खैर चलिए, अब बात करते हैं आज के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में, बैनर के बारे में। अलॉटमेंट स्टेटस का नया स्क्रीनशॉट लेकर यह फॉर्मेट भरिए और ईमेल करिए। कौन सा फॉर्मेट, हम अभी आपको फॉर्मेट एक तो दिखाने वाले हैं, क्योंकि मैंने ईमेल पर जो लोगों को बताया जिसमें 32 कॉलम दिए हुए भरने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, ईमेल भेज नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है।
तो मैं उसके लिए मैंने एक आसान सा फॉर्मेट बना दिया है, जैसे अदर कंपनी के लिए बना हुआ था उसी प्रकार का मैंने उसको देख करके बनाया है। और ये मुझे फिलहाल जल्दबाजी में भेजने की जरूरत नहीं है। पहले 1 तारीख के बाद स्थिति देखिए कि पोर्टल क्या होता है, क्या स्थिति है, उसके हिसाब से सोचेंगे। लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रखिए। अभी मेरे को जल्दबाजी में मत भेजिएगा, अपने पास क्या रिकॉर्ड रखना है मैं आपको वो डिटेल दे रहा हूं, पहले वो देखिए। ये आप लोग इस प्रकार का बना करके रख लीजिएगा। ये मैं थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया में शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लीजिए। इसको फॉर्मेट को भले आप प्रिंट न निकालिएगा, सादे कागज में ही बनाइए। और 1 रुपए में प्रिंट निकलती है तो प्रिंट 1 रुपए में निकाल के और फिर उसके बाद आप भर लीजिएगा उसी हिसाब से। इसमें क्या भरना है, सबसे पहले एजेंट का नाम। अब एजेंट का नाम बोले तो मतलब क्या क्या है कि कुछ लोगों ने लीगल कार्यवाही खुद की है और अपना ही बिजनेस उन्होंने जूनियर के कोड में कंपनी में जमा किया है। तो वहां पर ये लोग क्या करेंगे, एजेंट का नाम यानी खुद का नाम लिखेंगे और आबलिक करके बगल में लिख देंगे जिस जूनियर के नाम पे उन्होंने बिजनेस कटवाया है, उसका नाम लिख देंगे कि लीगल कार्रवाई हमने की है लेकिन ये हमारा बिजनेस है और हमने इसके कोड में कटवाया है, आप लिख करके उस एजेंट का नाम। और उसके बाद एजेंट का पता, तो पता अपना ही लिखेंगे, उस एजेंट के पते से कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद एजेंसी कोड, तो एजेंसी कोड वो अपना भी लिखेंगे और करके फिर उसका भी लिखेंगे, क्योंकि पॉलिसी बॉन्ड में तो उसका एजेंसी कोड होगा ना, तो अपना भी लिखेंगे और आप लिख करके उनका भी लिखेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर केवल अपना लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी इसमें लिख देंगे, हालांकि आप मेल करेंगे तो मेल वहां से भी आ जाएगी, लेकिन अगर वही मेल कहीं और से कर रहे हैं दूसरी ईमेल आईडी से तो आप अपनी ईमेल आईडी यहां लिख देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है लीगल कार्यवाही करने की प्रारंभिक तारीख, यानी जो इन हरामखोरों के खिलाफ जो लीगल कार्रवाई की गई थी वो सबसे पहली कार्रवाई आपने किस तारीख को की थी वो तारीख लिखनी है। कहां पर लिखनी है ये देख लीजिए, ये यहां पर लिखनी है। ये इसमें लिखनी है। इसके बाद आ जाइए, लीगल कार्यवाही की प्रक्रिया के तहत कंपनी के प्रमोटर्स को हाल ही में भेजी गई ईमेल की तारीख, यानी कंपनी के प्रमोटर्स को आपने हाल ही में कब वो ईमेल भेजी है ईमेल, वो आपको इस बॉक्स में लिखनी है। इसके बाद लीगल कार्यवाही लिखित रूप में कुल कितनी बार की गई है, यहां आपको संख्या लिखनी है कि हमने लीगल कार्यवाही इतनी बार की है। फिर इसके बाद लिखित में, और इसके बाद ये लीगल कार्यवाही ईमेल के माध्यम से कुल कितनी बार की गई है वो लिखना है कि ईमेल हमने इतनी बार इन लोगों को भेजा है, संख्या। और इसके बाद यहाँ राष्ट्रपति महोदय के लिए जो एक एफिडेविट जारी किया गया था वो आपने कब, मतलब अभी तो खैर राष्ट्रपति महोदय वाला एफिडेविट तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हो जाएगा तो आपको वो डेट यहां पर बाद में डालनी होगी। और फिलहाल ये मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि अभी 1 तारीख के बाद स्थिति समझेंगे और क्या आता है उसके हिसाब से फिर आगे की तैयारी की जाएगी। ये हो गया इसका डाटा। इसके बाद यहां पर आइए, जिनका प्लॉट अलॉट हुआ है उनका डाटा। उनका डाटा आप इसमें भरेंगे, कैसे भरेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टर का नाम, यानी जिसके नाम पर पॉलिसी है उसका नाम। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आएगा आप यहां पर वो लिखिए। और इसके बाद पिताजी या उनके पति, उनका नाम। फिर इसके बाद आयु, उनकी उम्र। इसके बाद
जिसके नाम पर पॉलिसी है उस व्यक्ति का आधार कार्ड में और बैंक में क्या नाम लिखा हुआ है, वो नाम लिखना है। इसके बाद निवेशक का पूरा पूरा पता, इसके बाद पॉलिसी नंबर, इसके बाद जमा करने की तारीख यानी खाता खोलने की तारीख, इसके बाद प्रीमियम, इसके बाद मोड कि सिंगल है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है कि मंथली है, इसके बाद डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट यानी टोटल आपने कितनी किस्तें जमा की संख्या, इसके बाद कुल निवेशित राशि, यानी टोटल कुल कितना पैसा आपका जमा हुआ, भुगतान हेतु निर्धारित तिथि यानी मैच्योरिटी की डेट क्या थी, फिर इसके बाद है पोर्टल पर आपने राशि कितनी अपलोड की, उसके नीचे डेट भी डाल दीजिएगा कि ये किस तारीख तक के ब्याज की अपलोड की है, और निवेशक जीवित है या नहीं, ये आप लोगों को लिख करके इसमें पूरी डिटेल बना लीजिएगा। जितने भी कस्टमर हो एक साथ शीट बनाते जाइए लंबी, जितनी भी उसके पीछे पेज लगा दीजिएगा तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर इसकी पीडीएफ बना करके आप बाद में भेजिएगा, अभी जल्दबाजी मत करिए, अभी नहीं भेजनी है, अभी हम लोग देखें पहले। उम्मीद है लोढ़ा कमेटी भुगतान अभी चालू कर सकती है उन लोगों का जिनका प्लॉट अलॉट है, क्योंकि बहुत जोरदार पेपर मैनेजमेंट तक पहुंच चुके हैं, मैनेजमेंट की घंटी बजाई जा चुकी है कि भैया ये इस तरीके से लोग कंज्यूमर कोर्ट से पेमेंट ले लेंगे, और कंज्यूमर कोर्ट कभी भी नहीं कहेगी कि मूलधन लो। जैसे लोढ़ा जी बोल रहे हैं ना कि भाई अभी तो मूलधन ही देंगे, ब्याज के बारे में फैसला नहीं हुआ। सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति यही आती है, आप लोग चुप करके बैठे हो, सेबी में बात करते हो हेल्पलाइन नंबर पे, वो बोलते हैं जितनी जानकारी थी दे दिया। क्या कंज्यूमर कोर्ट आपको ये बोलेगी जितनी जानकारी है उतनी दे दिया? आप सोचो, कंज्यूमर कोर्ट में आप जो सवाल करना चाहो लिख करके दे जाओ, अगली बार सामने वाली पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। नहीं देता है स्टेट कोर्ट में फोन लगाओ, साहब हमने इस कोर्ट में ये कागज लेकर के आई है साहब, उसका जवाब नहीं आया। वो स्टेट कोर्ट वाला कहेगा रजिस्ट्री करके हमको भेज दो, साले को हम बुलाते हैं इधर, क्योंकि वो लोग भी मुर्गे तलाशते हैं और यहां कानूनन हक है। सोचिए कि आपने जो पेपर दिया, आपको उस पर केस नंबर लिख करके दिया गया, आपका केस रजिस्टर्ड हो गया, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो, आप जब चाहो जो कर सकते हो। अब आप जाग जाओ, सही दिशा में कदम उठाओ और उनकी हेकड़ी बंद करो सालों की, जो आज तक नहीं सी झाड़ते थे। साले आज की तारीख में सीनियर हो एम्प्लाई हो, बात करने को तैयार नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट में देखते हैं वहां क्या बोलते हैं। साहब इन्होंने कहा था पैसा जमा करने के लिए, मैनेजर कहेगा नहीं हम तो एम्प्लाई है, एम्प्लाई है तो फिर इसने हमको पैसा जमा करने के लिए क्यों कहा? हमको कहा पैसा जमा करो। एम्प्लाई का ये हक नहीं है, एम्प्लाई के पास जितना पैसा आया है उतना जमा करे। ये किसी को बोलता क्यों है कि पैसा जमा करो? मेरे को तो हड़काते थे कि बिजनेस लेकर के आओ, पैसा ले आओ, नहीं तो कमीशन नहीं मिलेगी। और उसके बाद सब कस्टमर हम ले जाते थे सीधा इसके पास छोड़ के आते थे, और कस्टमर बोलेगा हाँ हाँ मैं तो चेंबर में गया था, इसके इसी ने कहा था कि मेरी गारंटी है। मैं सिर्फ मैनेजर नहीं हूं, मैं इस कंपनी का प्रमोटर भी हूं। बस आपका बोलना पर्याप्त है, बाकी जाने मैनेजर। अब मैनेजर को अगर ये कहेगा नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, ठीक है नहीं बोला था, इसने पैसा आपको दिया ना,
ये पैसा आपके यहाँ जमा हुआ ना, ये सील आपने लगाई ना, आप पूरा हिसाब बताओ कि आपकी ब्रांच में आज तक कितना पैसा जमा हुआ, कब कब कहाँ कहाँ भेजा, हिसाब बताओ। तुम पैसा खा गए हो साले, तुम बोल रहे हो कि प्रमोटर नहीं है, तो तुम पैसा कहाँ किए हो? कंपनी तुम हो ना, तुमने किस कंपनी में पैसा जमा किया, किस अकाउंट में जमा किया, डिटेल लाओ। कस्टमरों ने कितना पैसा दिया और कितना पैसा तुमने कंपनी को भेजा। फंस गया मैनेजर साला। अब बोलेगा वो कंपनी के पास हिसाब है। साले जिसके यहाँ नौकरी करते थे, तुम जानते हो ना कंपनी। तुम नौकरी करने कैसे गए थे? तुम्हारे घर में आया था क्या कंपनी वाला नौकरी देने? तुम नौकरी करने के लिए कहां गए थे, किससे मिले थे, उसी से जाके मिलो अब पहले। क्योंकि बहुत सारे तर्क है ना फिर बाद में इन लोगों को घसीटने के लिए। लेकिन आप भी बोलोगे हाँ साहब ये तो कर्मचारी है, चलो भैया कंज्यूमर कोर्ट ने कर्मचारी को बाहर कर दिया, भैया इसका कोई मतलब नहीं। फिर आया सीनियर, साहब मैं भी तो एजेंट हूं, जैसा ही है वैसा ही है। हाँ साहब ये भी तो सीनियर एजेंट ही है, मेरे जैसा ही है पर बड़ा है। बड़ा है, सीनियर है ना, चलो इसको भी कंज्यूमर कोर्ट से बाहर करो। तो जब वो सीनियर भी बाहर, आपका एम्प्लॉय भी बाहर, तो बच्चा कौन? बाकी आप और कंपनी। कंपनी मिलेगी नहीं आपको, फिर पैसा मिलेगा नहीं। जीत जाओगे केस, केस आप फिर भी जीत जाओगे, लेकिन आपको पैसा फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को आप ढूंढ नहीं पाओगे। जो भी लोग आपको मिलेंगे वो सब बोलेंगे हम तो आपके जैसे हैं, हम भी तो छोटे से कार्यकर्ता है। ये आपको बोलना पड़ेगा साहब, ये प्रमोटर है, ये छोटा कार्यकर्ता नहीं है, प्रमोटर है। तब बोलता था मैं प्रमोटर हूं, मैं दूंगा एक एक पाई, चिंता मत करो, मैंने जो घर खरीदा है कंपनी के पैसे में खरीदा है, मेरे को कंपनी ने करोड़ों रुपए दिया हुआ है, मैं प्रमोटर हूं, अपने पास रखता हूं पैसा, ऐसा बोलता था साहब। ये आपको बोलना पड़ेगा, ये कोई दूसरा बोलने नहीं आएगा। इसको आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया बस खत्म बात। अब ये प्रमोटर नहीं है साला, खुद लिखेगा। इसके बैंक में पैसा कितना भया, कंपनी से चेक की पेमेंट कितनी ली है कमीशन के रूप में, पता किया जाए साहब। कितना पैसा लिया है इसने, कितना बिजनेस जमा किया था, क्या उतने बिजनेस की उतनी कमीशन होती है, कितने परसेंट है, आसानी से साबित हो जाएगा। भाई आपके सीनियर ने पीएसएल कंपनी से जो चेक उठाए हैं अपने घर में ले गया, 2 लाख रुपए महीना, 2.5 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना। क्या 2.5 लाख रुपए उसने बिजनेस जमा किया? बिजनेस कितना किया? 80,000। 80,000 जमा करने पे साहब कभी 2.5 लाख कमीशन मिलती है क्या? 80,000 में साली कमीशन बनती है कुल 4,000। इसको 2.5 लाख मिला है साहब, ये प्रमोटर है साला, बाकी सारा पैसा ऐसे ही लेके जाते थे। फंस गया, क्योंकि बैंक अकाउंट वो अभी बदल नहीं सकता कि उसने कमीशन कितनी ली हुई है। बस आप बोलो साहब ये तो बोलता था प्रमोटर है, हम तो कुछ भी पैसा ले जाए, हम तो जितना चाहे ले जाए, हम तो बस मैनेजर को बोलेंगे इतने का चेक दे दो तो वो उतने का दे देता था। इनकी क्या है कमीशन साहब, ये तो प्रमोटर है ना, मालिक है ना कंपनी की। इस बात पे बस आपको बोलना है, बाकी तो बैंक बोल देगी हाँ साहब इस साल में इसका 40 लाख आया है। 40 लाख? कंपनी में तुमने कितना पैसा जमा किया था इस साल? साहब इस साल हमने कुल 8 लाख जमा किया था। 8 लाख जमा किया और 40 लाख कमीशन मिली है। हरामखोर, ये कमीशन होती है कभी? साले तुम मालिक हो कंपनी के, सबके पैसे तुम्हारे पास है, सबको पेमेंट करो। तो वो सीनियर खुद फंस जाएगा, चिंता मत करिए। सिर्फ आपको जागने की जरूरत है और उस हिसाब से काम करने की जरूरत है। तो ये फॉर्मेट है, जिनका प्लॉट अलॉट दिखा रहा है वो लोग इस प्रकार से फॉर्मेट भर करके अभी अपने पास रखें, अभी वो हमको न भेजें फिलहाल, क्योंकि हम फिलहाल लगे हुए हैं पीएसएल से रिलेटेड जो अन्य कंपनियां हैं, हम उन पर ज्यादा से ज्यादा मुकदमे कंज्यूमर कोर्ट में लगाएं और उन सीनियरों को बुलाएं, ताकि उनको आभास हो इस बात का कि भैया पीएसएल में भी यही सब होने वाला है। तो फिलहाल अलॉटमेंट वाले अभी जल्दबाजी न करें, केवल डाटा बना करके रखें। अगले बार जो पोर्टल स्टार्ट होगा उसमें क्या स्थिति दिखाता है उस हिसाब से हम इनकी तैयारी करेंगे। और जिन्होंने पैसे मेरे पास पहले भेजे हुए थे वो कुछ भी न करें, वो चुपचाप बैठे रहे। उनका सारा डाटा हमने संभाल के रखा हुआ है, पेपर रेडी है। सिर्फ मैं परिस्थिति का इंतजार कर रहा हूं कि कैसी चल रही है, नजर बनाए हुए हैं। जिस दिन उचित समझेंगे हम उनको भेज देंगे और वो रजिस्ट्री करके लोड़ा कमेटी को भेज दें। उनका स्क्रीनशॉट जब जब जरूरी होगा उस डेट में मैं खुद लेकर के रख लूंगा, आपको दोबारा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने मेरे को पैसे भेजे हुए हैं उनको दोबारा स्क्रीनशॉट अब लेने की जरूरत नहीं है, उनका स्क्रीनशॉट नया मैंने ले लिया है।
बाकी जिन लोगों ने डाटा भेजा है और हमने पैसे नहीं मंगवाए, वो सभी लोग अपने अपने हर उस कस्टमर का जिसका प्लॉट अलॉट दिखा रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल की तारीख में या अभी 20 तारीख के बाद लिया हो तो वही चलेगा, और 20 के पहले लिया हो तो कल की डेट में उसका फिर से ले लें। ये जरूर ध्यान दें, इतना काम करें, और बाकी वो स्क्रीनशॉट संभाल के रखें। उसी स्क्रीनशॉट के दम पर हम एप्लीकेशन बनाएंगे बाद में, और फिर हमको जो करना होगा वो हम बताएंगे। ये डाटा बना करके इतना रख ले सभी लोग, ये विशेष ध्यान दें। और इसमें लिखा हुआ है पॉलिसी बॉन्ड, अंतिम रसीद, आधार कार्ड व पोर्टल का स्क्रीनशॉट ईमेल के साथ जरूर अटैच करें। ठीक है, तो ईमेल तो बाद में भेजनी है, लेकिन हो सकता है उस समय आपको ये दस्तावेज न मिले, तो कस्टमर से ये दस्तावेज लेकर के, आधार कार्ड वगैरह लेकर के फोटो खींच के अपने पास रख लीजिए। जब हमको भेजनी होगी तब आप हमको भेज दीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग लोढ़ा कमेटी को लेटर भेजेंगे और इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में हम एंटर करेंगे। जिन लोगों का प्लॉट अलॉट दिखा रहा है, फिर से सुन लीजिए, अलॉटमेंट वो नहीं जो आपने यस किया है। जिनको आपने यस किया है जिसमें, वो आपको लोढ़ा कमेटी अलॉटमेंट नहीं बोल रही है। उसमें तो लोढ़ा कमेटी ये बोल रही है कि आपने यस किया है तो अब आपको पैसा खाएगा। आप तो खुद ही बोल रहे हो प्लॉट मिल गया। तो वो लोग लोढ़ा कमेटी को ईमेल भेज दें नोडल ऑफिसर को कि गलती से यस हो गया है, हमको कोई प्लॉट लॉट नहीं मिला और न ही हमने प्लॉट के लिए जमा किया था। ठीक। और जिनको कंपनी ने कहा है कि इनका प्लॉट अलॉट हो चुका है, वो सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ये फॉर्मेट भर के अपने पास रख लें। समय का इंतजार करें कुछ दिन, उसके बाद स्थिति देख करके हम मंगवाएं। और फीस, फीस मैंने बताई हुई है चार्ट के मुताबिक। आपने लीगल कार्रवाई कब की है उस हिसाब से वो लगेगी फीस। ये मैं थोड़ी देर के अंदर चार्ट शेयर कर दूंगा, आप लोगों के बीच होगी, तो इसी हिसाब से आप ये फॉर्मेट बना के अपने पास रखिएगा। फिलहाल मेल मत भेजिएगा, क्योंकि मेरी पहले ही 10 परिवार वाली ईमेल आईडी फुल हो चुकी है, कुछ नहीं आता, और अब 10 न्यूज चैनल वाली भी फुल होने वाली है। तो अब मेल न भेजें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी जो अदर कंपनी वाले लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन्वेस्टर वाली ईमेल पर उनको भेजें और साथ में मेरे बारे में लिख दें कि ये इनके जरिए आया है, तो उसकी जानकारी मुझ तक पहुंच जाएगी और फिर मैं केस पर नजर बनाऊंगा और केस जल्दी बनवाएंगे। जिन भी लोगों ने पैसा भेजा हुआ है कंज्यूमर कोर्ट के लिए, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईमेल पे अपना मोबाइल नंबर, वार्ताकार का नाम लिख करके भिजवा दें, तो हम उनसे फोन पर कांटेक्ट भी करेंगे जो जरूरत होगी। और किसी का डिले हो रहा है, काफी दिन से उनके पेपर नहीं बने, पैसे बहुत दिन हो गए भेजे, तो वो लोग प्लीज खुद फोन करें। और फोन हो सकता है उनकी रिसीव ना हो, क्योंकि अगर हमारे पास सेव नहीं होगा तो रिसीव नहीं होगी, तो वो ईमेल पे मैसेज करें कि हमने फोन किया था आपको, हमारा नंबर ये है, आपने हमारी फोन रिसीव नहीं करी। तो मैं उस नंबर को सेव कर लूंगा और फिर मैं उनका फोन रिसीव करूंगा। करें, अपने अपने केस की जिम्मेदारी खुद लें। आप लोग जागें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करिए, कंज्यूमर कोर्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप खुद को जगाइए और आगे बढ़िए, कदम कदम से कदम मिला करके आप आगे बढ़ते चलें, तो बाकी जो होगा अच्छा होगा। चलिए साथियों, इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।